आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर प्रसिद्ध विशाल स्नानागार पाया गया था? तो किस स्थान पर पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कौन से? मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था? विशाल स्नानागार पाया गया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला था, जिसका उपयोग सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 2, वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के, अकबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो प्रथम पानीपत की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। व्याख्या। इतिहास युद्ध में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली के सुल्तान लोदी को पराजित किया था। जो प्रथम था तो बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को किया था, जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। सत्य में जयते जो भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है, किस उपनिषद से लिया गया है? सत्य में जयते शब्द जो भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है, किस उपनिषद से लिया गया है? ये किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। व्याख्या। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 1857 की शुरुआत मुख्य रूप से किस स्थान से हुई थी? जो 1857 की क्रांति थी, संग्राम 1857 स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत मुख्य रूप से किस स्थान से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी? ये मुख्यतः मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। अब व्याख्या देखेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के भारतीय सैनिक ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिल्ली की ओर कूच किया था। क्वेश्चन 5, सभ्यता का पालना कही जाने वाली सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यह क्वेश्चन बहुत सरल, इजी है, हर किसी को पता है। क्या कहा जाता था? लोथल। लोथल को ही सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, जहाँ से गोदीवाड़ा की साक्ष्य। गोदीवाड़ा क्या है? डॉकयार्ड, जहाँ से शिप जहाजें चलती थी। वेदों की ओर लौट चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस ने। किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। व्याख्या। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने वैदिक ज्ञान को सर्वोपरि मानते हुए समाज में फैल रहे पाखंड को दूर करने के लिए यह नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? कि वेदों की ओर लौट चलो। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, कनिष्क के? तो सही उत्तर क्या है? हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। वाक्य देखेंगे। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय कब आया था? 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित में संकलित किया। उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। इसकी हत्या किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। व्याख्या देखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहदत्त था। इसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना हुई। कहाँ? मगध में। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, अलाउद्दीन खिलजी की? तो रजिया सुल्तान एकमात्र किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी।
इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब रहा है? शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। वह दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाली अंतिम अंतिम मुस्लिम महिला शासिका भी थी। अंतिम महिला मुस्लिम महिला भी थी और प्रथम महिला मुस्लिम भी थी। प्रथम भी थी और अंतिम भी थी। सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पिज का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यह किस नदी के किनारे लड़ा गया था? सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था हाइडेस्पिज का युद्ध। व्याख्या, यह युद्ध कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था। झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता था, के किनारे लड़ा गया था। राजा पोरस ने सिकंदर की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया था, लेकिन इसमें राजा पोरस की हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का ने, या कृष्णदेव राय या अच्युत राय ने, देवराय प्रथम या द्वितीय ने, शिव और सांबा ने। तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। दो भाइयों ने तुंगभद्रा कौन सी नदी पर की थी? तुंगभद्रा नदी पर की थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी हरिहर और बुक्का ने। इसकी राजधानी क्या थी? अगर राजधानी पूछे तो हम्पी राजधानी थी। किस सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, अशोक को। सही उत्तर इसका क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। व्याख्या, इसकी व्याख्या देखेंगे। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने, किसने कहा है? वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजय और कभी न हारने की क्षमता के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। अगर पूछे कि क्वेश्चन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, तो वी.ए. स्मिथ ने कहा। 13वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। व्याख्या, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास स्थित, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी के पास सारनाथ में अपना 5 शिष्यों को पहले उपदेश दिया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? पहले मंडल में, तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में। ये कौन से मंडल में मिलते हैं? तीसरे मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। व्याख्या देखेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र दिया गया है। अगर पूछे कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है, तो ये कौन से देवता को? सूर्य देवता को समर्पित किया गया है गायत्री मंत्र, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। बंगाल का विभाजन, क्वेश्चन 15, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय 1905 में हुआ था? तो किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। व्याख्या देखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया था। अगर पूछे कि यह नीति कौन लाया था, फूट डालो और राज करो, तो ये लॉर्ड डलहौजी लाया था। लेकिन इस नीति के तहत, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी। पूछा जाए कि बंगाल के विभाजन हुआ तो उसके विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। आईने अकबरी और अकबरनामा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। आईने अकबरी और अकबरनामा प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने।
व्याख्या अबुल फजल ने अकबरी और अकबरनामा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। व्याख्या देखेंगे, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अकबर के काल इतिहास को 3 भागों में लिखा, जिसमें तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। अगर पूछे कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? बारदोली, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से। व्याख्या देखेंगे, कब किया था? 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अंग्रेजों को 3 कटिया प्रथा खत्म करने पर मजबूर किया। कौन से आंदोलन पर? अगर पूछे कि 3 कटिया प्रथा को खत्म करने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी थे, अरिस्टिनेमी थे। तो कौन थे? महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। व्याख्या देखेंगे, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। नोट, ऋषभदेव सबसे पहले थे। पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें थे। प्रसिद्ध करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के द्वारा दिया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। व्याख्या देखेंगे, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो की शुरुआत हुई थी। इसमें डेट एमपी मोस्ट पूछा जा सकता है कि कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने देशवासियों को कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, जो ऐतिहासिक मंत्र दिया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, अकबर ने करवाया था। तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ध्यान रहे कि दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया, लेकिन जो उसकी अंदर जो किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष संभाली थी? 1939 को, 1942 को, 1943 को, 1945 को। तो आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में संभाली थी। व्याख्या देखेंगे, जुलाई 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई थी। कहाँ सौंपी गई? सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई। कहाँ पे? सिंगापुर में। कब? 1943 में। जहां उन्होंने कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। किसी प्राचीन भारतीय राजा को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा राजा है? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कनिष्क, राजा भोज। सही उत्तर किसका क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को क्या किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख उन्हें अक्सर देवनाम दसी कहा गया। इसकी मतलब सम्राट अशोक को प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से जानकारी मिलती है? तो मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों से जानकारी यह मिलती है, जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला। प्रियदर्शी मतलब प्रिय, देवताओं का प्रिय और सुंदर, देवनाम प्रिय मतलब सुंदर दिखने वाला। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, इनको किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था?
अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? कौन से शासक ने दिया था इसका सही उत्तर? जहांगीर ने। जहांगीर के विद्रोह पुत्र खुसरो की मदद करने के आरोप में क्यों दिया था मृत्युदंड? क्योंकि जहांगीर के जो पुत्र था खुसरो, उसकी मदद किसने की? अर्जुन देव ने। तो इसी कारण 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा दी गई 1606 ईस्वी में। आनंद क्वेश्चन 26, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसे हमें राष्ट्रीय गीता वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक पूछ रहे हैं कि जिसे गीत वंदे मातरम लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद? सही उत्तर इसका कौन सा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। व्याख्या, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास बंगाल के प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। गौतम बुद्ध के ग्रह छोड़ने की घटना बौद्ध धर्म में से क्या कहा जाता है? जब गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग कर दिया तो उस घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, समाधि? सही इसका उत्तर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। व्याख्या, इसकी व्याख्या देखेंगे। सिद्धार्थ किसका नाम था? अगर पूछे जाए सिद्धार्थ किसका नाम था तो बुद्ध का। बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखो, गौतम बुद्ध ने कितनी 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग कर दिया था। सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद या देवगिरी कर दी थी? दिल्ली से क्या कर दी? दौलताबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी? तो किसने कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसे पागल शासक का दर्जा भी दिया गया है। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। व्याख्या देखेंगे। अपनी सन की योजनाओं के लिए, अभी मैंने बोला ना कि इसे पागल शासक भी कहा गया, तो यह अपनी सन की योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने प्रासंगिक एवं सुरक्षा कारणों से राजधानी बदली थी, लेकिन यह योजना पूरी तरह असफल रहा। वास्को क्वेश्चन 27, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1492 में, 1498 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। व्याख्या, पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिम तट में स्थित कालीकट, ये कहाँ है? कालीकट केरल में पहुंचा था, जहां के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। आओ वास्को डी गामा साहब, किसने स्वागत किया? जमोरिन ने। क्वेश्चन 28, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया? जो ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया था? लॉर्ड डलहौजी किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने? इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। व्याख्या देखेंगे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में, कब किया? ये 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। क्वेश्चन 29, कनिष्क किस वंश का सबसे प्रसिद्ध और महान राजा था जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया? गुप्त वंश से था कनिष्क, या मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश? तो किस वंश से था? कुषाण वंश से था। व्याख्या, कुषाण राजा कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। जो राजा कुषाण के समय ही चौथी बौद्ध संगति पूछी जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ, किसके शासन काल में हुई थी? तो राजा कुषाण के काल में हुई थी।
ये जो राजा कनिष्क के काल में हुआ था, जो कुषाण वंश से संबंधित थे। इनके द्वारा शुरू किया गया शक संवत आज भी भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्वेश्चन 30, प्रसिद्ध ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में स्थित है। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मोहम्मद गोरी ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। व्याख्या, गुलाम वंश के संस्थापक अगर पूछे तो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने ही अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर, कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय तुड़वा दिया और इस मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सी? ढाई दिन का झोपड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी की, ए ओ ह्यूम द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लोकमान्य तिलक? सही उत्तर इसका क्या है? ए ओ ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। व्याख्या देखेंगे, एक सेवानिवृत्त मतलब सेवा से जो हट गया है ब्रिटिश अधिकारी ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में ही। मुंबई के बॉम्बे में। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके अगर सबसे पहले अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। किस क्रांतिकारी को शहीद-ए-आजम के नाम से जाना जाता है? किस क्रांतिकारी को शहीद-ए-आजम के नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? तो किसको जाना जाता है? सही उत्तर इसका भगत सिंह को। किसको जाना जाता है? भगत सिंह को। व्याख्या देखेंगे, देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने वाले वीर भगत सिंह को सम्मान में शहीद-ए-आजम कहा जाता है। शहीद-ए-आजम क्यों कहा गया? क्योंकि ये फांसी पर हंसते हंसते झूल गए थे। क्वेश्चन 33वां, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक राजा कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के, अलाउद्दीन खिलजी के? कृष्णदेव राय किसके समकालीन में थे? ये बाबर के समय काल में थे। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान शासक जो राजा कृष्णदेव राय थे वो किसके शासनकाल में थे? तो ये बाबर के शासनकाल में थे। व्याख्या देखेंगे, मुगल साम्राज्य की स्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के ये बाबरी, कौन सी है? बाबर की आत्मकथा तुझे के ये बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बताया था। क्वेश्चन 34वां, प्रसिद्ध चोल साम्राज्य अपनी किस विशेष प्रासंगिक विशेषता के लिए इतिहास में जाना जाता है? चोल साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ था जो अपनी विशेषताओं के लिए इतिहास में जाना जाता है? विशाल घुड़सवार थे, कुशल ग्रामीण सहायता थी, भव्य किलों का निर्माण, कर माफी प्रणाली? तो सही उत्तर क्या है इसका? कुशल ग्रामीण स्वायत्तता थी, मतलब गवर्नमेंट थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसके काल में? चोल साम्राज्य के काल में। व्याख्या देखेंगे, चोल वंश अपने मजबूत नौसेना बल के साथ साथ उत्कृष्ट ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन, मतलब इनके जो काल में थी चोल वंश के काल में एक अच्छी तरह शासन प्रणाली थी, ग्रामीण व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था के लिए अच्छी शासन प्रणाली थी, के लिए सबसे प्रसिद्ध था, मतलब ये इसीलिए ये प्रसिद्ध हुए। महात्मा गांधी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, ककोरी ट्रेन डकैती, साइमन कमीशन का आगमन? सही उत्तर इसका क्या है? चोरा चोरी कांड। जब चोरा चोरी कांड हुआ तो गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब की बात है? व्याख्या देखेंगे, इसकी व्याख्या 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें क्या हुआ? 22 सिपाही जल गए थे। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को रोक दिया था। प्रसिद्ध तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल पाटलिपुत्र में हुआ था?
तीसरी अगर पूछे कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी अभी बताई थी किसके शासन काल में, कुषाण के काल में हुई थी। अजात शत्रु, कालशोक, सम्राट अशोक, कनिष्क, तो किसके काल में हुई थी, सम्राट अशोक के। व्याख्या देखेंगे, सम्राट अशोक ने संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति बुलवाई थी। किसके संगत में, बौद्ध की संगति बुलवाई थी। सम्राट अशोक संरक्षण में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई थी, जिसकी अध्यक्षता मेगलोनोपुत तीस ने की थी। किसने की थी, मेगलोनोपुत तीस ने की थी। किसकी तीसरी बैठक हुई थी पाटलिपुत्र में, बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसने अध्यक्षता की थी, मेगलोनोपुत तीस ने की थी। मेगस्तानिस द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, जिसमें मौर्य काल के समाज की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र है, इंडिका है, राजतरंगिणी है, हर्ष हर्ष चरित्र है। तो कौन सी है सही उत्तर इसका, इंडिका। व्याख्या देखेंगे, मेगिस्तानिस एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगिस्तानिस कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र तो किसने लिखी थी, चाणक्य ने लिखी थी। आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। आगरा के ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर कासिम, शाहजहां, ईसा खान। सही उत्तर उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का जो मेन वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। व्याख्या देखेंगे, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन इसका मुख्य नक्शा डिजाइन करने वाला कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है। गोपाल कृष्ण गोखले का है, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का है, विपिन चंद्र पाल का है। इसका सही उत्तर क्या है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो यह मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। व्याख्या, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गर्म दल के नेता के रूप में जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कौन से दल से थे, ये गर्म दल से थे। जनता में जोश भरने के लिए यह प्रसिद्ध नारा दिया था, कौन सा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। जैसा आपका भी एक नारा होगा कि मैं सरकारी नौकरी लेकर रहूंगा। गुप्त काल के किस प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने प्रमाणित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वरामिर ने किया था, आर्यभट्ट ने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था, बाणभट्ट ने किया था। सही उत्तर क्या है इसका, आर्यभट्ट। किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। व्याख्या, महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने शून्य की भी खोज की और सूर्य और चंद्र ग्रहण की सही वैज्ञानिक कारण भी बताए, किसने, आर्यभट्ट ने। भारत में सिविल सेवा के जनक किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा के जनक किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग। तो किसे जाना जाता है, सही उत्तर इसका क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्वेंट का जो आईएएस यूपीएससी की एग्जाम है, वो किसे जाना जाता है, जनक किसे जाना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। व्याख्या देखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में प्रशासनिक सेवाएं जैसे सिविल सर्विस को संगठित और अनुशासित किया था, इसलिए उन्हें भारत में सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 42, सिकंदर के आक्रमण के समय 326 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन था। मौर्य वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, हर्यक वंश था। तो 326 ईसा पूर्व में कौन सा वंश था, नंद वंश था। इसकी व्याख्या देखेंगे, नंद वंश। व्याख्या, उस समय मगध पर नंद वंश का अंतिम कुरु शासक घनानंद का शासन था। इसी धनानंद को हराकर बाद में चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 43वां, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहास में लाख बख्श की उपाधि दी थी। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वालों के नाम से भी जाना जाता है। लाखों का दान कौन देता था, इल्तुतमिश देता था, कुतुबुद्दीन ऐबक देता था, फिरोज शाह देता था, या गयासुद्दीन तुगलक देता था। तो इसका सही उत्तर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी उदारता और लाखों का दान देने की प्रवृत्ति के कारण इसे क्या कहा गया, लाख बख्श कहा गया है। बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद
वहां की महिलाओं की ओर से किसे सरदार की उपाधि दी गई थी? जब बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था तो ये नेतृत्व सफल इसका नेतृत्व किसने किया था? और वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि किसे दे दी थी? महात्मा गांधी को दी थी, जवाहरलाल नेहरू को दी थी, वल्लभ भाई पटेल को दी थी, बाल गंगाधर तिलक को दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? वल्लभ भाई पटेल को दिया था। व्याख्या: गुजरात के बारदोली के किसान के लिए एक सफल आंदोलन के बाद गांधी जी ने वहां की महिलाओं की तरफ से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किस प्राचीन क्वेश्चन 45वां, किस प्राचीन ग्रंथ के पंचम वेद पांचवा वेद भी कहा गया? किसे पांचवा वेद कहा गया? रामायण को, महाभारत को, भगवत गीता को, रघुवंशम को? किसे कहा गया पांचवा वेद? तो महाभारत को कहा गया पांचवा वेद। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत महाभारत इसके विशाल ज्ञान और संस्कृति महत्व के कारण 4 वेदों के बाद पंचम वेद का दर्जा किसे दिया गया? महाभारत को दिया गया। क्वेश्चन 46वां, वर्ष 1757 में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? मीर जाफर, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान। ये 1757 के प्रसिद्ध प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। व्याख्या देखेंगे, इस युद्ध में अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पूरी तरीके से हरा दिया था। सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ये भी पूछ सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 किसे हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। मीर जाफर की गद्दी मीर जाफर की गद्देदारी की सॉरी मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब युद्ध हार गया था। कौन? सिराजुद्दौला, जिसे भारत में अंग्रेजों का शासन की शुरुआत हुई। अगर पूछे कि भारत में अंग्रेजों की शासन की शुरुआत कैसे हुई, तो सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने गद्दारी करी थी। अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता है, किसके दरबारी कवि है? आमिर खुसरो तोताए हिंद भी कहा जाता है, लेकिन ये किसके दरबारी कवि है? मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, अकबर के, शहंशाह सूरी के? सही उत्तर क्या है इसका? अलाउद्दीन खिलजी के। आमिर खुसरो किसके किसके दरबारी कवि है? अलाउद्दीन खिलजी के। व्याख्या देखेंगे, आमिर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तानों का काल देखा है। सबसे ज्यादा सुल्तानों का काल किसने देखा है? आमिर खुसरो ने देखा था। लेकिन वे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्हें खड़ी बोली और सितारा तबले का आविष्कार भी माना जाता है। अगर पूछे जाए चोल वंश के किस प्रतापी राजा के गंगोट चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया और श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी? राजाराम प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने, आदित्य चोल ने? तो किसने किया था? राजाराम प्रथम ने। व्याख्या देखेंगे इसकी, राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत के राजाओं को हराकर गंगा जल लाने के लिए, किस लिए विजय प्राप्त करी? उसने सिर्फ एक गंगा जल लाने के लिए उपलक्ष्य में गंगोट चोल की उपाधि ली और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक साम्राज्य फैलाया। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, हरिपुर अधिवेशन 1938 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? लाहौर अधिवेशन 1929। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुई अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पास किया गया था। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है? बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है त्रिपिटक, वो किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा, प्राकृतक, पाली, अर्धमागधी? कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में। व्याख्या देखेंगे, भगवान बुद्ध के उपदेश और बौद्ध संघ के नियम पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हुए, इसलिए इसे त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक क्यों? कि 3 भाग थे इसके। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। किस मुगल सम्राट ने हिंदुओं पर
लगने वाला धार्मिक कर जजिया कर को समाप्त कर दिया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो जो हिंदू पर लगने वाला जो जजिया कर था वो किसने समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने कर दिया था। व्याख्या देखेंगे, अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता सुलह कुल की नीति के तहत 1564 ईस्वी में कब किया था? 1564 ईस्वी में जो गैर मुस्लिम पर लगने वाला जजिया कर था वो पूरी तरीके से हटा दिया। और बाद में अगर इसे चालू किसने किया पूछा जाए तो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। क्वेश्चन 92 देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये बहुत इजी का क्वेश्चन है। एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कस्तूरबा गांधी या नीली सेनगुप्त? तो इसमें सही आंसर क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर प्रश्न में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो उत्तर क्या आएगी? सरोजनी नायडू आएगी, अगर पहली भारतीय पूछा जाए तो। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड था, बुल? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार और संस्थापक थे, पहले भी बताए थे, प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। व्याख्या देखेंगे, ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। पूछा जाए कि आदिनाथ किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं, तो ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, भट्ट स्वामी था, राजेश शेखर था, विशाखा दत्त था? सही उत्तर इसका क्या आएगा? विष्णुगुप्त था। व्याख्या देखेंगे, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बिठाया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिखों के अंतिम 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, आनंदपुर में हुआ था, ननकाना साहिब में हुआ था? तो सिखों के जो अंतिम गुरु गोविंद सिंह था, इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब में हुआ था। व्याख्या देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी पटना बिहार में हुआ था। इन्होंने 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की। पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन्य फ्रांसीसी में किसके नेतृत्व में हुई थी? ये पूछ रहा है। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन्य फ्रांसिको में किसके नेतृत्व में हुई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर? सही उत्तर इसका क्या है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के इसमें हुई थी। व्याख्या, विदेशों में रहकर भारत की आजादी के लिए काम करने वाले इन क्रांतिकारी पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और बाबा सोहन सिंह भाकना ने की थी। प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ? सही उत्तर इसका क्या है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने ही सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। व्याख्या, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। कौन सी शताब्दी में करवाया था? तो 3री शताब्दी में करवाया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करवाया था। अगर ये भी पूछा जाए कि क्यों करवाया था सांची का स्तूप क्यों बनवाया था, तो ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए करवाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना को किसने पराजित किया था? नादिर शाह, अमित शाह अब्दाली, मुगलों ने, अंग्रेजों ने? मतलब पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी मराठा सेना को पराजित किया था, तो किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगान शासक अब्दाली ने मराठा को हराया था। इस युद्ध में मराठा का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव भाऊ कर रहे थे, जिसमें उनकी हार हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध, यह पूछा जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? सदाशिव भाऊ कर रहे थे। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, जिसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेड चेक या दिवालिया बैंक का चेक कहा? कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। तो ये कब आया था?
1942 में आया था। इसकी व्याख्या देखेंगे। सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन द्वितीय युद्ध में भारतीयों के सहयोग लेने आया था, लेकिन इसके प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया था। क्वेश्चन 60 देखें। कालिदास और धन्वंतरी और वराहमिहिर जैसे महान विद्वान किस गुप्त शासक के नवरत्नों में से थे? चंद्रगुप्त प्रथम के थे नवरत्न, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। व्याख्या देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली हुआ करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता है। अगर बाद में किसने नवरत्न रखे थे? तो अकबर ने नवरत्न रखे थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। व्याख्या देखेंगे। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय बोर्ड, नगर पालिका और पंचायतों की शुरुआत नींव की स्थापना प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत का स्थानीय स्वशासन शुरू हुई। क्वेश्चन 62। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराव फुले द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, राजाराम मोहन राय द्वारा, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? ज्योतिराव फुले द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। इसकी व्याख्या देखेंगे। महात्मा गांधी ज्योतिराव फुले ने दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के अधिकारी की रक्षा और उन्हें शिक्षित करने के लिए समाज की स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। सम्राट हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ करवाते थे, जिन्हें धार्मिक सम्मेलन भी कहा जाता था? कन्नौज में, प्रयागराज में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में। इसका सही उत्तर क्या है? प्रयागराज में करवाते थे। व्याख्या। हर्षवर्धन बहुत ही दानी राजा थे। वे हर 5 साल में प्रयाग में त्रिवेणी संगम के तट पर एक बड़ा धार्मिक आयोजन करवाते थे, जहां वे सब अपना कुछ दान कर देते थे। बहुत दानी आदमी थे। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण नीति की कड़ाई से लागू किया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। इसका सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने। व्याख्या। अपनी विशाल सेना को कम खर्च बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुएं, अनाज, कपड़े, घोड़े और गुलामों के दाम निश्चित कर दिए थे और बेईमानी करने वाले दुकानदारों को कड़ा दंड दिया जाता था। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रश्न 65वां। वर्ष 1925 में प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन, जो काकोरी कांड के रूप में जाना जाता है, काकोरी कांड का नेतृत्व मुख्य रूप से किस क्रांतिकारी ने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने, भगत सिंह और राजगुरु चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या है? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने किया था। व्याख्या। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारी ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकार खजाना ले जा रही थी ट्रेन लूट ली, ताकि क्रांति के लिए हथियार खरीदे जा सके। जो ये काकोरी कांड हुआ था उसमें क्या था? लखनऊ के पास काकोरी में सरकार खजाना ले जा रही थी, उसे लूट लिया था। किन्ने? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने। किताब उल हिंद या तहरीक ए हिंद नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था? ये भी बताना है कि मोहम्मद गोरी के साथ कौन भारत आया था? इब्न बतूता, अलबरूनी, फिरदौसी, उतैबी। इसका सही उत्तर क्या है? अलबरूनी किसके काल में आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी फेमस किताब है किताब उल हिंद। व्याख्या देखेंगे। अलबरूनी के एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान था। अगर पूछे कि अलबरूनी कैसा विद्वान था, फारसी किस प्रकार, मतलब कहाँ का विद्वान था और कैसा विद्वान था, तो फारसी विद्वान था। उसने इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के भारत के धर्म, समाज और विज्ञान विस्तार से वर्णन किया है।
क्वेश्चन 67वां, पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम महाबलीपुरम के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? क्या बोल रहा है? पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? रथ मंदिर था, जिसे सप्त पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है, मीनाक्षी मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर था, कोणार्क का सूर्य मंदिर था। तो यह कौन था? महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर है? रथ मंदिर था, जिसे सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या देखेंगे। तमिलनाडु, ये कहाँ है? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक विशाल पत्थर को काटकर रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? पल्लव राजाओं द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, क्वेश्चन 68वां, रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1997 में स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु की याद में कहाँ की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु की याद में कहाँ की गई थी? बेलूर, कोलकाता, कन्याकुमारी, वाराणसी, मुंबई। सही उत्तर इसका क्या है? बेलूर, जिसे कोलकाता के नाम से जाना जाता है। बेलूर को। व्याख्या, स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु, अगर पूछे कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, के विचार फैलाने के लिए, समाज की सेवा के लिए पश्चिम बंगाल और बेलूर मठ की स्थापना की थी। प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी किनके बीच लड़ा गया था? जो हल्दीघाटा, ये तो बहुत सरल है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। व्याख्या, इस ऐतिहासिक युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व, इधर मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राजा मानसिंह कर रहा था, जिनका सामना मेवाड़ के वीर शासक महाराणा प्रताप से हुए थे। उनका वफादार, इसमें घोड़े का नाम पूछा तो कौन था? चेतक था। प्राचीन भारत के किस राजवंश ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे? मौर्य वंश। ये क्वेश्चन मोस्ट एमपी है कि पूछा जाता है कि शीशे, लेड, यहाँ शीशा कांच नहीं है, लेड धातु आती है, वो शीशा है। शीशे के सिक्के जारी किए थे मौर्य वंश में, गुप्त वंश में, सातवाहन वंश में, कुषाण वंश में। तो कौन सी, इसका सही उत्तर कौन सा है? सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश में किसके सिक्के जारी किए थे? लेड, या जिसे शीशा बोलते हैं हिंदी में। व्याख्या, दक्कन या दक्षिण मध्य भारत में राज करने वाले सातवाहन राजाओं ने चांदी और तांबा के अलावा बड़े पैमाने पर शीशे जिसे लेड और प्रोटीन के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन 71वां, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? जिसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये इस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन कब आया? 28 में आया था। व्याख्या, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन यह फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था। मतलब एक साल बाद पहुंचा। 27 में गठन किया, लेकिन पहुंचा कब? 28 में पहुंचा। तो इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु भी हो जाती है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, किसमें? साइमन कमीशन में। इसलिए देश भर में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए और इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन 72वां, आगरा शहर की स्थापना 1504 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? जो आगरा शहर की स्थापना थी 1504 दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने की थी? बल्लोल लोदी की थी, सिकंदर लोदी की थी, इब्राहिम लोदी की थी, खिजर खान की थी। इसका सही उत्तर क्या है? सिकंदर लोदी। व्याख्या, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। आप पूछा जाए कि आगरा शहर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? 1506 में। इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था ताकि वे राजपूत राजाओं पर नियंत्रण रख सके। भारत के किस स्वतंत्र सेनानी को सम्मान में देशबंधु कहा जाता है? प्रश्न 73वां क्या कर रहा है? भारत के किस स्वतंत्र सेनानी के सम्मान में देशबंधु फ्रेंड ऑफ द नेशन कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, खान अब्दुल गफर खान को, सी राजगोपालाचारी को। तो किसको? इसका सही उत्तर क्या है? चित्तरंजन दास को। इसको देशबंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध वकील और राजनेता थे, जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी
बनाई थी। नोट, CF एंड्रयूज को भी दीनबंधु कहा जाता है। क्वेश्चन 74वां, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से मिट्टी के हल मिट्टी के हल का खिलौना के साक्ष्य मिला है? पूछ रहा है कि मिट्टी का जो बना हुआ हल है वो खिलौना कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है, बनवाली से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है, धोलावीरा से मिला है। तो ये कहाँ से मिला था? बनवाली से मिला था। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनवाली। व्याख्या, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित बनवाली से एक उत्तम किस्म की क्या मिली थी? जौ और मिट्टी के जौ भी मिली थी और मिट्टी के बने हल के साक्ष्य मिले थे। जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत साक्ष्य मिले थे। अगर पूछे कि जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे तो कालीबंगा से, और जो पूछे और मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला था? बनवाली से। अगर पूछ ले कि बनवाली कहाँ है तो हरियाणा के हिसार जिला में है। क्वेश्चन 75वां, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा। इसका सही उत्तर क्या है? दिल्ली। व्याख्या, हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे। अमीर खुसरो इन्हीं प्रीसियस थे। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ही थे। गीता गोविंद नामक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? जयदेव थे, कालिदास थे, कल्हण थे, बाणभट्ट थे। इसका सही उत्तर कौन है? क्या है? जयदेव। जो गीता गोविंद लिखी थी वो किसने लिखी थी? जयदेव का ग्रंथ था। व्याख्या देखेंगे, लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के राजा थे। राजा के दरबारी कवि जयदेव ने गीता गोविंद की रचना की थी, जिसे भगवान कृष्ण और राधा प्रेम का वर्णन किया है। गीता गोविंद में क्या है? तो राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930 में हुआ था, 1931 में, 1932 में, 1935 में। तो इसका सही आंसर क्या है? 1935 में। व्याख्या देखेंगे, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुए इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चालू किया था तो इसको स्थगित कब किया गया? कौन से समझौते? गांधी जी की सविनय अवज्ञा में। सॉरी, क्या बोल रहा है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुई समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी भाग लेने के लिए सहमत हुए। 78वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी और वो कहाँ चले गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की बात कर रहा है। स्थूल बाहु जिसे पाटलिपुत्र कहते थे, भद्रबाहु जिसे स्वर्णबेल गोला कहते थे, गौतम बुद्ध सारनाथ, सुधाधर्म उज्जैन। सही उत्तर इसका क्या है? भद्रबाहु। कहाँ चले गए थे? स्वर्णबेल गोला में चले गए थे, जो उसे भद्रबाहु। व्याख्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म अपनाया। अगर पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म किससे अपनाया तो भद्रबाहु से अपनाया। और कर्नाटक के स्वर्णबेलागोला में संकला पद्धति उपवास द्वारा उनके प्राण त्याग दिए थे। उनने उपवास रखा था। किन्ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास रखा और अपने प्राण त्याग दिए, अपना शरीर छोड़ दिया। सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को स्थायी और अनिवार्य किसने बनाया था? गुरु नानक देव जी ने, गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अमरदास जी ने, गुरु अमर रामदास जी ने। इसका सही उत्तर क्या है? गुरु अंगद देव जी ने। सिख धर्म में जो लंगर व्यवस्था है, लंगर व्यवस्था क्या है? इसमें खाना खिलाया जाता है, भोजन करवाया जाता है गरीबों को, सभी को, मतलब गरीब तो सभी को, जो भी है सभी को खाना खिलाया जाता है लंगर में। इसका सही उत्तर क्या है? गुरु अंगद देव जी ने इसे परमानेंट कर दिया कि भाई लंगर होना ही, लंगर चलेंगे। व्याख्या देखेंगे, लंगर की शुरुआत गुरु किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। पूछे जाए कि लंगर की शुरुआत किसने की थी तो नानक देव जी ने की थी। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने इसे स्थायी व्यवस्था के रूप में दिया और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किया। गुरुमुखी लिपि का अगर पूछे कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद देव जी ने किया था। किस अधिनियम के को भारतीय इतिहास में
ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा गया, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रोला एक्ट 1919 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 को। तो कौन सा? रोलट एक्ट 1919 को ब्लैक काला कानून भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें बिना अपील और बिना दलील के व्यक्ति को कहाँ कारावास में डाल दिया जाता है। तो इसी के विरोध में हो रही सभा पर जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी। जो काला कानून के विरोध में ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था, क्योंकि वहीं इस कानून का विरोध करने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए थे। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी राजा के शासनकाल में हुई थी? लुईस मतलब 14वें के काल में, लुई एक्सवीआई के, नेपोलियन बोनापार्ट के। तो किसके शासनकाल में हुई थी? लुई एक्सवी के। व्याख्या: फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से वर्ष 1964 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। कब खोली? 1668 में। फ्रांसीसी की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत में। कब? 1668 में। सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, प्राकृतिक थी, पाली थी, तेलुगु थी? कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा। सातवाहन राजाओं के समय लोक भाषा और राजकीय कार्यों के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था और उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ये भी पूछा जा सकता है कि सातवाहनों राजाओं की लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। क्वेश्चन 83, किस सिख गुरु ने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन की स्थापना की थी और सिखों को एक लड़ाकू समुदाय सैन्य रूप में बदला था? कौन से गुरु ने सिखों को लड़ाकू और सैन्य रूप में बदला था? गुरु हरगोविंद जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जुन देव ने? तो किन्होंने? सही उत्तर इसका क्या है? गुरु हरगोविंद जी ने। व्याख्या: सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद जी ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था ये? हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था और आत्मरक्षा के लिए सिखों को हथियार रखने की प्रेरणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये बहुत सरल क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो सही उत्तर इसके क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने। व्याख्या देखेंगे। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर के रेडियो रंगून में देश के नाम संदेश देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था और आजाद हिंद फौज अभियान के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। क्वेश्चन 85, महान मुजफ्फर बम कांड में किस युवा क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की आयु अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस, मदन लाल डिंगरा, करतार सिंह? किसे फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को दे दी गई थी। व्याख्या: पूर्व जज किंगफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। वे भारतीय स्वतंत्र संग्राम के युवा शहीदों में से एक है। उनके साथी प्रफुल्ल चक्की ने खुद को गोली मार ली थी। जो उनका साथी था, किनका? खुदीराम बोस का। गुप्त वंश के किस शासक ने हुणों के बर्बर आक्रमण को विफल कर भारत की रक्षा की थी? पूछ रहा है, गुप्त वंश की किस शासक ने हुणों की बर्बर आक्रमण को विफल कर भारत की रक्षा की थी? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने, तो कुमारगुप्त? इसका सही उत्तर क्या है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जूनागढ़ और भीतरी अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने अत्यंत पराक्रम के साथ हुणों को युद्ध में बुरी तरह पराजित कर देश से बाहर खदेड़ा था। किसने? स्कंदगुप्त ने। कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ और भीतरी अभिलेखों से पता चलता है। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किस सुल्तान ने पूरा करवाया था? ये भी सरल क्वेश्चन है। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने इसका काम पूरा करवाया था। व्याख्या: ध्यान रहे कि कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब डाली थी? 1199 में। पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की
नींव कब डाली थी? तो 1199 में रखी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराकर काम पूरा करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने करवाई थी, जो बौद्ध शिक्षा के धर्म का प्रमुख केंद्र था? क्वेश्चन 88 क्या कर रहा है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने करवाई थी, जो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। सही उत्तर इसका क्या है? धर्मपाल। व्याख्या: पाल वंश की सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार भागलपुर में इसका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भागलपुर की इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। अगर पूछा जाए कि नालंदा की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन 89 वर्ष 1916 में हुए प्रसिद्ध लखनऊ समझौतों के प्रमुख विशेषता क्या थी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक मंच पर आना, कांग्रेस को गर्म दल और नरम दल में पुनर्मिलन, ए बी दोनों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। इसका सही उत्तर क्या है? ए और बी दोनों। व्याख्या देखेंगे। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में होते हुए इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के दोनों धड़, नरम और गरम दल, एक हुए और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। चोल काल में निर्मित नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, दस्तकारी है। इसका सही उत्तर क्या है? मूर्ति कला, क्योंकि नटराज की एक मूर्ति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक वर्ष 1674 में रायगढ़ के किले के किस प्रसिद्ध विद्वान द्वारा करवाया गया था? गंगा भट्ट, समर्थक रामदास, तुकाराम, हरिदास। सही उत्तर इसका क्या है? गंगा भट्ट, विश्वेश्वर भट्ट। व्याख्या: वाराणसी के काशी प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट के वैदिक विधि विधान के छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था, जिसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। क्वेश्चन 92 कांग्रेस के प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी? वो पूछ रहा है सूरत अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 दल में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल थे? 1907 में हुआ था। व्याख्या: ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुए ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता डॉक्टर बिहारी घोष कर रहे थे। आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन 93 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक, उन्होंने किस पर्वत पर ज्ञान निर्वाण हुआ था, मतलब पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस पर्वत का नाम पूछ रहा है? सम्मेद शिखर पर, गिरनार पर्वत पर, माउंट अबू पर, शत्रुंजय पहाड़ी पर। सही इसका उत्तर क्या है? सम्मेद शिखर। व्याख्या: झारखंड में स्थित सम्मेद शिखर पर्वत पर पार्श्वनाथ जी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसीलिए इस क्षेत्र में पार्श्वनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है। इसे पार्श्वनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया कहा और दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी? किसने किया था? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ये बलबन ने राजा के पद सर्वोपरि बनाने के लिए रक्त और लोह की नीति भी अपनाई। पूछा जाए कि किसने रक्त और लोह की नीति चलाई थी, तो गयासुद्दीन बलबन ने। उसने सुल्तान के सामने झुककर सलाम करने को सिजदा और सुल्तान के पैर चूमने को क्या कहा? पोबोस। ये कौन सी प्रथा है? तो ईरानी। ये भी पूछ सकता है कि सिजदा और पोबोस कहाँ की परंपरा है, तो ये ईरानी परंपरा है। क्वेश्चन 95 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसे बाद में भारत का पहला वायसराय बनाया गया? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लिटिल था, लॉर्ड कर्जन था। इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या: लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। ये पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन ने अपने हाथ में लिया था। इस क्रांति के बाद क्या ब्रिटिश क्राउन ने शासन को अपने हाथ में ले लिया और कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया।
कैनिंग को क्या पहला वायसराय नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन 96 प्रसिद्ध इलाहाबाद का स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त की किस दरबारी कवि ने संस्कृत भाषा में की थी। हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, रवि कीर्ति ने। इसका सही उत्तर हरिसेन है। व्याख्या, इसकी व्याख्या देखेंगे। हरिसेन द्वारा रचित रचित प्रस्ती से सम्राट समुद्रगुप्त के जीवन और उनकी विजय यात्रा और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं की सबसे सटीक जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 97 विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध हजार राम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण अपनी राजधानी हम्पी में करवाया था। हरिहर प्रथम ने करवाया था, देवराज द्वितीय ने, कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने। इसका सही उत्तर क्या है? कृष्णदेव राय। व्याख्या, तुलु वंश के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय कला और साहित्य के एक महान संरक्षण थे। कौन? कृष्णदेव राय। उन्होंने हम्पी में इन भव्य और सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 98 प्रसिद्ध भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे किस स्थान से की थी। प्रसिद्ध जो भूदान आंदोलन था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में हुई। और किसने की? आचार्य विनोबा भावे ने। पर पूछ रहा कि है किस स्थान से हुई थी, तो किस स्थान से हुई थी? ये चंपारण के बिहार से, पोंचापल्ली के तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से, बारदोली गुजरात से, वर्धा महाराष्ट्र से। इसका सही उत्तर क्या है? पोंचापल्ली तेलंगाना के आंध्र प्रदेश से। व्याख्या देखेंगे। विनोबा भावे के स्वैच्छिक भूमि सुधार के लिए यह आंदोलन तत्कालीन आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना के पंचापल्ली गांव से शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? भूमि सुधार आंदोलन, जहां जमींदारों ने गरीबों और भूहीन मजदूरों को अपनी मर्जी से जमीन दान की थी। क्वेश्चन 99 या 99 सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक किस वर्ष में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा था, जिससे उसका हृदय पूरी तरह बदल गया था? चौथे वर्ष में, मतलब गद्दी पे बैठने के बाद किस वर्ष लड़ा था कलिंग युद्ध? चौथे वर्ष में लड़ा था, 8वें वर्ष में लड़ा था, 10वें वर्ष में लड़ा था, 12वें वर्ष में लड़ा था? तो ये कौन से वर्ष में लड़ा था? 8वें वर्ष में लड़ा था। व्याख्या देखेंगे। अशोक ने अपनी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कौन सी ईसा पूर्व में लड़ा था? 261 ईसा पूर्व के उड़ीसा, ये कलिंग कहा जाता है, उड़ीसा में लड़ा था, जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है। इसमें क्या बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, तो इसे देखकर राजा अशोक ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया था। उसने शांति का मार्ग अपना लिया था। लास्ट आज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 100 या 100, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत का स्वतंत्र समय 15 अगस्त 1947। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था जो लेबर पार्टी से था? विंस्टन चर्चिल था, क्लाइमेट एटली था, रामसे मैकडोनाल्ड, मार्गरेट थेचर। इसका सही उत्तर क्या है? क्लेमेंट एटली जो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत की जब आज़ादी हुई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। इन्होंने ही ब्रिटिश संसद में भारत के स्वतंत्र अधिनियम पारित करवाया था। कंप्लीट कर लिए। अगली क्लास में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उतने में ही हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए जो इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें पूरे प्रश्न बन जाएंगे आपसे। 2 क्लास में पूरा इतिहास खत्म, जिसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।